अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ समीरा सागर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है दानिश स्कूल का एडमिशन टेस्ट जो कि 6 क्लास में होता है, ठीक है। और मैंने सोचा कि इस हवाले से बहुत सारे लोग वैसे ही मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं, तो एक डिटेल्ड वीडियो जो है उस पर बनानी चाहिए जिसमें ये बताया जाए कि ये टेस्ट किन बच्चों का होता है, कौन से बच्चे आ सकते हैं, कौन से बच्चे जो हैं यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फिर उसके अलावा कौन से बच्चे हैं जो क्वालिफ़ाई करते हैं और एक पूरा प्रोसीजर इनका क्या है और किस तरह से है, ठीक है। जो सबसे पहले जो इंडक्शन होती है हमारी साल के बाद होती है और 6 क्लास में होती है। 6 क्लास में जब इंडक्शन होती है तो उसमें जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 5 क्लास का सिलेबस होता है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाला। फिर 6 क्लास में इंडक्शन होती है। इसमें ये होता है कि हमारे पास 3 तरह से एडमिशन हो सकते हैं। एक हमारे पास मेरिट पे एडमिशन होता है जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें आगे 7 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। फिर दूसरा है हमारे पास अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है वो है डे स्कॉलर पे, ठीक है। डे स्कॉलर में ये है कि बच्चा जो है वो डेली आउटबैक करेगा और जस्ट ट्यूशनिंग यहाँ पे ले सकता है। उसके अलावा बाकी अदर एक्टिविटीज़ जो भी प्रेप्स हैं या इवनिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसका कोई पार्ट नहीं होता। मतलब वो बच्चे स्कूलिंग के बाद जो है वो वापस चले जाते हैं और फिर नहीं होते। फिर तीसरा जो कैटेगरी है इसमें वो सेल्फ पे है, ठीक है। जिन बच्चों का मेरिट पे नहीं होता और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पे मेरिट पे आके एडमिशन लेते हैं। मेरिट पे क्या होता है, मेरिट पे 16,500 फ़ीस है, जिसमें बच्चों की कोचिंग होती है, उनकी लिविंग, उनकी बोर्डिंग, उनकी लॉजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद उनका यहाँ पे हर चीज़ एसेसरीज़ जितनी भी उनको चाहिए होती हैं वो सारी यहाँ पे मिलती हैं। यूनिफॉर्म्स है, स्टेशनरी है, बाकी भी हॉस्टल में जो भी एसेसरीज चाहिए होती हैं, कैजुअल ड्रेस होते हैं उसमें, शैम्पू, पेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, हर बच्चे को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मिलती हैं। और वो सारा एक्सपेंस जो होता है वो इसी 16,500 जो फ़ी है उसमें कवर होता है। और ये फ़ी पर मंथ होती है, बच्चे की मीलिंग वगैरह भी इसी में होती है। तो ये 3 हमारे पास बेसिकली जो एडमिशन क्राइटेरियाज़ होते हैं, एक सेल्फ पे होता है, एक डे स्कूलिंग पे होता है और एक जो है वो डिज़र्विंग कोटा पे होता है। डे स्कूलिंग में जो बच्चा है उसकी फ़ीस 2,000 है अभी तक, और वो बच्चे का जो इन आउट है वो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। मतलब इसमें स्कूल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो कैसे बच्चे को लेके जाएंगे या कैसे लेके आएंगे। जो पेरेंट्स ला सकते हैं बच्चों को वही यहाँ पे ला के एडमिशन लेते हैं, ठीक है। ये हो गई 2 चीज़ें। फिर उसके बाद सेल्फ पे आपको बताया कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो आ सकते हैं। डिज़र्विंग कोटा में क्या होता है, डिज़र्विंग में बेसिकली यहाँ पे मैं अभी आपको फॉर्म दिखाऊंगी डिटेल से। उसमें आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और आप उनको किस तरीके से फिल कर सकते हैं। किस कैटेगरी पे आप स्टैंड करते हैं उसमें एडमिशन होता है। तो एक पूरा ये प्रोसीजर होता है। इसमें सबसे पहले आप लोगों का जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे उनका टेस्ट होगा। फिर टेस्ट के बाद जो है वो इंटरव्यू होता है बच्चों का, ठीक है। टॉप 150 जो बच्चे होते हैं टॉप मार्क्स में आते हैं उनकी सिलेक्शन होती है। हमारे पास हर साल जो स्टैंड करता है रेशियो वो ऑलमोस्ट 700 to 800 होता है कैंडिडेट्स का, जिसमें से 110 सीट्स हमने फिल करनी होती हैं। तो 110 सीट्स में मतलब हम जो है हमारी सिलेक्शन होती है टॉप 150। लास्ट ईयर भी हमारा जो कह लें आपके स्टैंड गया था मार्क्स का, वो था 63, यानी 63 अबव मार्क्स 100 में से हमारे पास बच्चे जो थे वो 150 पे पूरे हो गए थे। तो बहुत सारे पेरेंट्स के ये भी ऑब्जेक्शंस होते हैं कि जी हमें पता, हमने रिज़ल्ट देखा है हमारा बच्चे के 50 नंबर हैं या 55 हैं तो वो क्यों नहीं आ रहा। तो वो उसकी यही रीज़न होती है कि 150 जो है ऊपर से टॉप पे बच्चे उठाए जाते हैं। फिर टेस्ट के बाद उनका इंटरव्यू होता है। यहाँ पे इंटरव्यू में रिकमेंडेशंस होती हैं, उन्हें 150 की इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। फिर उसके बाद उनकी यही वाली लिस्टें जो होती हैं हेड ऑफिस चली जाती हैं। हेड ऑफिस से फिर वो डीसी ऑफिस जाती हैं, फिर वेरिफिकेशन के लिए जाती हैं कि जो भी डाटा इन लोगों ने दिया है वो सही है या नहीं सही, कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि उस डाटा में कुछ लाइक जैसे अगर किसी ने लिखा जी आई एम होमलेस तो हो सकता है उसका होम हो। तो ये सारा जो है वो रेवेन्यू ऑफिस से सारा क्लियर होता है और वहाँ से फाइनलिस्ट होके
हमारे पास जो है फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। फिर इस तरह से एंड पे जाके जो है लिस्टें फाइनलाइज होती हैं, हेड ऑफिस जाती हैं, वहाँ से फाइनलाइज होके फिर हमारे पास आती हैं एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 4 to 5 और 6 मंथ्स। और फिर अगस्त में हमारे पास न्यू इंडक्शन का जो फाइनल सिलेक्शन का जो बैच होता है वो आता है। तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है इसका। अब मैं आपको फॉर्म का बताती हूँ कि आप फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और आपको कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो फिल करनी होती हैं, कौन सी कैटेगरीज में अगर आप डिज़र्विंग कोटा पे स्टैंड करते हैं तो आप इसमें आ सकते हैं। ओके जी, ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले ये यहाँ पे तालिब इल्म का नाम आना है जो भी होगा, फिर उसके बाद वालिद का नाम आएगा, फिर तारीख़ पैदाइश आएगी, फिर उसके बाद उम्र क्या है बच्चे की, साल यानी वो कितने साल का है, फिर उसके बाद मुकम्मल पता आ जाएगा, जो भी उसका एड्रेस वगैरह होता है वो सारे का सारा। फिर यहाँ पे तहसील कौन सी है और ज़िला कौन सा है, ठीक है। ये वालदैन और सरपरस्त के क्वाइफ हैं। वालदैन अगर तो हयात हैं तो वालदैन का डेटा आएगा, अगर वालदैन हयात नहीं हैं तो फिर यहाँ पे जो भी कोई सरपरस्त है उनको मामू चाचा कुछ किसी ने भी पाला है तो फिर यहाँ पे उसका डेटा आएगा, उसमें भी वालिद का नाम। अगर वालिद नहीं है तो फिर जो भी कोई पाल रहा है उनको उसका नाम आ जाएगा, उसका पेशा आ जाएगा, वालदा का नाम, वालदा का पेशा, फिर वालिद का शिनाख्ती कार्ड, सरपरस्त का नाम, सरपरस्त। सरपरस्त से मुराद वही है जो बच्चे को लुक आफ्टर कर रहा है, ठीक है, कि अगर वो वालिद भी हो सकता है, वालदा भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद सरपरस्त का पेशा है, वालिद का टेलीफ़ोन नंबर है, फिर यहाँ पे वालदा का टेलीफ़ोन नंबर है, माहाना आमदनी आपकी जितनी माहाना आमदनी है वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वालदा की माहाना आमदनी लिखेंगे, सरपरस्त की कितनी माहाना आमदनी है, यानी जिसको भी आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करवाया है वही होगा। फिर वालदा की तालीम कितनी है सर। अब यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो ये गलती कर लेते हैं कि झूठ इसको फॉर्म को फिल कर देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 20,000 या 30,000 या किसी से फिल करवा ली, जिस बेस पे भी रिजेक्शन हो जाती है। तो आपकी जो भी आमदनी वगैरह है आप वही लिखें, आप इसको गलत फिल मत करें। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी अपने मेड वगैरह का या किसी का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप उससे ज़रूर पूछें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो वो इंटरव्यू में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इससे कॉन्ट्रेरी होती है, वहाँ पे भी रिजेक्शन हो जाती है। वालदा की तालीम क्या है और सरपरस्त की। अब अक्सर ऐसे होता है कि कुछ लोगों ने किसी कहीं और से फॉर्म फिल करवाया होता है, वालदा की तालीम मैट्रिक लिखी होती है, वो तो आती है तो वो कहती है जी हम तो पढ़े नहीं हुए, तो वो चीज़ें जो है आपस में मिसमैच हो जाती हैं, ठीक है। ये है साहब का स्कूल के क्वाइफ। फिर उसके बाद है पिछले स्कूल का नाम क्या था, तालिब इल्म की मौजूदा जमात अभी वो किस में पढ़ रहा है, तारीख़ पैदाइश क्या है, प्रिंसिपल का नाम और राब्ता नंबर। ओके जी, आगे है फिर उम्मीदवार अपने करीबी नंबर। अब करीबी रिश्तेदारों में नॉर्मली उन लोगों के नाम देने होते हैं जो यहाँ पे आके मिल सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। कि जैसे कि मामू है या आप वालदा मामू आ जाता है मिलने या खाला मिलने आ जाती है, जिस के ऊपर आपको ट्रस्ट है कि वो यहाँ पे आए और आके बच्चे से मिले, उसका नाम यहाँ पे दें। ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। अब अलफ जो है बच्चे के वालिदैन वफ़ात पा चुके हों, ठीक है, उसकी परवरिश, ये ऑर्फन कैटेगरी है, ठीक है। फिर दूसरा है बच्चा यतीम हो और वालदा के साथ रिहाइश पजीर हो, इसमें सिंगल ऑर्फन हो गया ये। फिर है बच्चे के वालिदैन अनपढ़ हों और गैर मौकूला जायदाद और वालिदैन में से कोई एक माजूर हो, ये इलिटरेसी वाला भी हो जाता है और ये भी हो जाता है कि इसमें कोई जायदाद वगैरह ना हो। फिर है बच्चा दौरान तालीम स्कूल छोड़ चुका हो और इसके वालिदैन अनपढ़ हों और इनकी जायदाद ना हो। उसके बाद है बच्चे के वालिदैन अनपढ़ हों, वालिदैन की कोई जायदाद भी ना हो, कोई ज़रिया मुआश भी ना हो। फिर है बच्चा तहसील ज़िला टाउन के अलावा शहरी का रिहायशी ना हो और मतलब इसके वालिदैन में से कोई कम हुनर या गैर हुनर याफ्ता हो या फिर अनपढ़ हो, ये भी इसकी कैटेगरी है। और ये लास्ट वाली बच्चा टाउन तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का रहने वाला हो और कच्चे घर में रहता है, यानी उसका घर कच्चा होगा। अब जब भी फॉर्म फिल करें तो आप देख लें कि आप इनमें से किस कैटेगरी में स्टैंड कर रहे हैं। जिस कैटेगरी में भी आप स्टैंड कर रहे होंगे आप उसके ऊपर यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद इकरारनामा होता है कि ये वालिद की तरफ से या वालदा या सरपरस्त की तरफ से होता है कि मैंने जो कुछ भी ये लिखा है ये सारा आ गया इसमें। फिर यहाँ पे उसके साइन आ जाते हैं, तालिब इल्म के भी साइन आएंगे और यहाँ पे तारीख़ आ जाएगी जो भी आपने लिखी होगी। और इसमें जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो इसमें होता है हमारे पास नंबर 1 आपका प्रीवियस स्कूल का जो होता है सर्टिफिकेट, वो आपको लाजमी चाहिए होता है। शनाख्ती कार्ड की कापी वालिदैन की चाहिए होती है। पैदाइश का सर्टिफिकेट, उम्मीदवार की 3 अदद तस्वीर हैं, तालिब इल्म का बे फॉर्म की तस्दीक कापी और स्कूल छोड़ने का। ये 5 चीज़ें हैं जो लाजमी आपने फॉर्म के साथ सबमिट करानी होती हैं। ठीक है, ये 5 चीज़ें फॉर्म के साथ लाजमी सबमिट करानी होती हैं। इसमें से कोई भी मिस हो तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है जी, ये मैंने आपको कंप्लीट फॉर्म बता दिया है, कैटेगरीज़ भी बता दी हैं। तो आपके मिलने वालों में कोई भी शख्स ऐसा है जो इन कैटेगरीज़ में स्टैंड करता है, जो आपको लगता है कि आप उसका भला कर सकते हैं, उसको बता के आप उसको ज़रूर रेफ़र करें। ठीक है, ये फ़ॉर्म आपको डीसी ऑफिस से भी मिल जाएंगे, ये फ़ॉर्म आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिल जाएंगे और दानिश स्कूल से भी मिल जाते हैं। आप अगर आ सकते हैं तो आके फ़ॉर्म लें, फ़िल करें और लोगों का भला करें कि जो डिज़र्विंग हों और इंटेलिजेंट बच्चे हों, ताकि वो बच्चे उनका आगे कोई फ्यूचर बन सके। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दें, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे तरीके से सब